जहां पर भी के लिए दिखे या फिर इस तरह के कारक में को दिखाई पड़े आपको, जब आपका कर्म जो है, जब आपकी संज्ञा जो है वो कर्म में नहीं है, मतलब जिसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, वहां पर आप फॉर या टू का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर या टू में से किसका इस्तेमाल होगा के लिए या को के लिए, ये कोई निश्चित नहीं है। इन दोनों के लिए इन दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बात और जानने की है। ऐसा नहीं है कि के लिए फॉर होगा, को के लिए टू होगा, ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए खिलौने, इस तरह का अगर सेंटेंस दिखता है जैसे वह बच्चों के लिए खिलौने लाया, सो ही बॉट, सॉरी खरीदा नहीं, लाया, ही ब्रॉट द टॉयज फॉर द चिल्ड्रन। सो यहां पर इस के लिए हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि वह उसके लिए, उसने राहुल को तोहफा दिया, तो उसने राहुल को तोहफा दिया अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम बोलेंगे ही गेव अ प्रेजेंट टू राहुल। तो उसको के लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर टाइप का कुछ है कि वो बच्चों के लिए खिलौना लाया, उसने राहुल को तोहफा दिया, तो वहां पर हम सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर है। लेकिन हां, एक और अंतर दिखेगा, यहां पे के लिए था, यहां पे को था। खैर इस बात का ध्यान रखना है कि के लिए या को के लिए टू और फॉर नहीं आ रहा है। ये दोनों शब्द इस्तेमाल होंगे इन दोनों शब्दों के लिए, कहीं कहीं एग्जांपल्स में आपको मिलेगा। वह बाजार को गया, हिंदी में हम ऐसा नहीं सेंटेंस देखते, हम ये बोलते हैं वह बाजार गया, या हम बोलते हैं वह घर गया। वह बाजार गया या को गया का ट्रांसलेशन होगा, चाहे को हो चाहे ना हो, ही वेंट टू द मार्केट। जब भी हम कहीं किसी डेस्टिनेशन, किसी मंजिल पर पहुंचने की बात करते हैं, ये हमारी वो मंजिल है मान लीजिए आप, इस मंजिल पे जब हम पहुंचने की बात करते हैं तो जो शब्द इस मंजिल को बता रहा होता है, जैसे यहां पे बाजार है, वो शब्द बता रहा है ये मंजिल कौन सी है, उस मंजिल के साथ, उस मंजिल के इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ हम हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे एज अ प्रीपोजिशन। ये एक रूल है जो याद रखना होगा। अब जैसे हम बोलते हैं वह घर गया, उसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, ही वेंट टू होम। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है इंग्लिश में, जब भी हम घर के संबंध में जाने की बात करेंगे ये टू नहीं दिखाई देता है, हम बोलेंगे ही वेंट होम। सो बस इस होम को छोड़कर बाकी सब जगह आपको टू दिखाई पड़ने वाला है, किस कहीं पे भी जाने के संबंध में, कहीं पर भी पहुंचने के संदर्भ में। फॉर टू कुछ भी हो सकता है। आगे आप देखेंगे एक स्लाइड है जहां पर फॉर और टू का इस्तेमाल कहां कहां होगा वो बताया गया है, उसको देख लीजिएगा। ये के लिए या को, इनमें से किसके लिए फॉर का या टू का इस्तेमाल करना है आपको क्लियर हो जाएगा। एक उदाहरण मैंने दिया कि जब हम किसी को कोई तोहफा देते हैं तो जो रिसीवर होता है, जो रिसीव कर रहा होता है उस तोहफे को, ले रहा होता है उस तोहफे को, उसके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर जब हम कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए लाए हैं या फिर वह चीज उस व्यक्ति को बिलोंग करती है, मतलब उस व्यक्ति की है, तो वहां पर जो भावना है इंटेंडेड टू या बिलोंग टू की, उसके लिए हम अगर के लिए या को कुछ भी इस्तेमाल होगा तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे कुछ रूल्स बता रखे हैं कि फॉर किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल होगा, टू किस सिचुएशन में इस्तेमाल होगा। थोड़े से इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट से। अब देखिए आप, एक और कारक है जिसमें से का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि जो से है ये या तो किसी एक टाइम से दूसरे टाइम के बारे में हमें कुछ बताता है, या ये जो है शब्द ये हमें एक जगह से दूसरे जगह के बारे में कुछ बताता है, या फिर ये शब्द हमें किसी निश्चित समय से या किसी अंतराल से किसी काम के होने को बताता है। वैसे में से का इस्तेमाल
जैसे कि आपने देखा था करण कारक में से का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन वो इस्तेमाल किसके साथ हो रहा था? जिससे क्रिया हो रही थी, जिस इंस्ट्रूमेंट से क्रिया हो रही थी। यहां पे इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, यहां पे एक ड्यूरेशन अगर बताया गया है उसमें से का इस्तेमाल होगा, जिसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। किसी निश्चित समय से आने जाने या किसी निश्चित समय से अगर कोई घटना हो रही है उसको बताने के लिए हम से का इस्तेमाल करते हैं। जब ये निश्चित समय एक निश्चित अंतराल में बन जाता है, अंतराल मतलब पीरियड ऑफ टाइम, कुछ घंटे, कुछ, जैसे एक तो हो गया 4 बजे या जनवरी से, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। एक हो गया 4 महीने से या 4 घंटों से, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। तो उस निश्चित समय के बारे में अगर बात हो रही हो ड्यूरेशन के टर्म्स में, तो हम इससे का इस्तेमाल करते हैं, जिसका ट्रांसलेशन आप यहां कहीं पे देखोगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर बन जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस बन जाता है। और जब एक जगह से दूसरी जगह के संबंध में बात हो रही होगी तब वो फ्रॉम बन जाता है। तो देखते हैं क्या क्या है। भोपाल दिल्ली से दूर है, सुबह से शाम तक। भोपाल इज फार फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इस तक के लिए जो है टू का इस्तेमाल हो रहा है। आई एम वेटिंग सिंस जनवरी, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून। मैं जनवरी से इंतजार कर रहा हूं, इससे के लिए सिंस आया है। आई एम वेटिंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों के लिए फॉर आया है, जैसा कि हमने आपको बता रखा है। तो उम्मीद है यह याद रहेगा आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये एक और संबंध बोधक कारक है, सॉरी संबंध कारक है। यहां पे जो संबंध बोधक होंगे वो का, की, के होंगे, जो किसी एक चीज या किसी एक वस्तु का रिलेशन, संबंध किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से बना रहा है। तो का, की, के अगर होगा तो आप समझ जाएंगे कि हम संबंध कारक में हैं, जिसके ये 2 ट्रांसलेशन हो सकते हैं। नाउन्स मतलब जिस नाउन का हमें ट्रांसलेशन करना है वो, साथ में उसके एक, इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, एक ऊपर वाला कॉमा लगा के हम एस लिख देंगे। तो इसका मतलब होगा कि ये उस नाउन का है। अब जो भी वो सेंटेंस बनेगा, तो लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम ऐसा करते हैं और नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ लगा देते हैं सिंपली। जैसे वह राहुल का भाई है, राहुल यहाँ पे एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक सजीव चीज है, उसके साथ हम बोलेंगे ही इज राहुल्स ब्रदर। उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस आप देखोगे जहां पे हम लिख रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसका जब ट्रांसलेशन हम देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। सो इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ऑफ की जगह आ गया ऑफ। आपको अगर याद हो तो हमने एक रिलेशन बताया था पहले, NP-PN हिंदी में होता है, जो कि उल्टा हो जाता है NP-NP। सो मेन जो शब्द है जो संबंध बोधक के पहले आ रहा है, वो शब्द अब संबंध बोधक के बाद में चला जाता है, और जो ये संबंध बोधक के बाद जो संज्ञा आई है, जिसके साथ वो इस संज्ञा का रिलेशन बैठा रहा है, वो जो है वो पहले आ जाता है। सो NP-N, P मतलब प्रीपोजिशन या पोस्ट पोजिशन प्लस NP, तो NP-PN विल बिकम NP-NP। तो ये याद रखिएगा, ये काफी परेशानियां सॉल्व करने वाला है। जब हम किसी एक स्थान से जाने की बात करते हैं या किसी एक स्थान पे स्थिति को बताते हैं, वहां पे हम मैं या पर का इस्तेमाल बहुत करते हैं, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैं का इन और एट है, और पर का ट्रांसलेशन ऑन और एट है। सो इन आप देखेंगे कि इस्तेमाल होगा जब हम बड़े शहर की बात कर रहे होंगे, बड़ी चीज की बात कर रहे होंगे जिसमें चीज रखी गई होगी। एट जब हम किसी एक छोटे स्थान की बात कर रहे होंगे या फिर एक फिक्स्ड प्लेस की बात कर रहे होंगे। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि छोटे स्थान को इस बड़े स्थान में एक तरह से भिन्न माना जाता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा सिचुएशन यहां पर भी होगा। जब इसके अंदर वाली चीज के बारे में बताया जाएगा तो एट इस्तेमाल होगा, जब इसके अंदर वाली चीज के बारे में बताया जाएगा तो इनका इस्तेमाल होगा।
जैसे राहुल मुंबई में रहता है, मुंबई जो है एक बड़ी जगह है, बड़ा शहर है, सब पहचान जाएंगे। सो राहुल लिव्स इन मुंबई। किताबें टेबल पर हैं, बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें टेबल पर हैं, ये बता रहे हैं हम। राहुल घर पर है, राहुल इज एट होम। सो आप देखोगे एट होम आ रहा है क्योंकि हम एक निश्चित जगह की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, डिटेल में भी बात की गई है, हाउ टू यूज प्रीपोजिशंस एज पर इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट कुछ दो इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे, वो देखिएगा।